तो फिर से वेलकम करता हूँ केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट और लर्न अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ कोल्ड वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोल्ड वाटर की बात क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों वाटर की ही बात करूँगा, कोल्ड वाटर भी, हॉट वाटर भी, और स्टीम की बात भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इसके पहले भी एक रिएक्शन हो जाता है जो लोग लिखते नहीं हैं, और वो क्या है? और वो ये है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब एक्चुअली पहले फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो पानी के अंदर ही फॉर्म हुआ है, सपोज एक बीकर के अंदर फॉर्म हुआ है। ठीक है, बीकर में तुम ये रिएक्शन कर रहे हो, एक बीकर में वाटर है और तुमने मेटल के पीसेस डाले, तुम्हारे पास क्या आया? मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ। और मेटल ऑक्साइड अभी भी पानी के अंदर ही है, तो वो क्या करता है? उसी पानी के साथ फिर से रिएक्ट करता है। तो मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर and forms metal hydroxide and forms metal hydroxide। ठीक है, तो ऐसे इसका रिएक्शन होता है। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, तो मेन रिएक्शन ये है कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये मेटल ऑक्साइड फिर से उस वाटर के साथ, एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर पाते हैं? ठीक है, ये साइंटिस्टों ने फाइंड आउट किया। उन्होंने सबसे पहले पोटेशियम को लिया, सोडियम को लिया, फिर अपना कैल्शियम लिया। ओके, फिर उन्होंने देखा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों मेटल्स ही सिर्फ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर पा रहे थे और अपना ऑक्साइड फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर पा रहे थे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो पा रहा था या फिर हो रहा था। ओके, तो जब सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था तब फॉर्म हो रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और हाइड्रोजन गैस, और हीट भी निकल रहा था। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी भी क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था। ओके, अब ये जो हीट निकल रहा था, ठीक है, ये जो हीट निकल रहा था, ये हीट एनर्जी ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये इस हीट से आग पकड़ लेता था। ठीक है, ये साइंटिस्टों ने देखा कि हाइड्रोजन गैस इस हीट एनर्जी के वजह से कैचेस फायर। यू कैन सी हियर H2 गैस कैचेस फायर। ओके, ये आग पकड़ लेता था, ये हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रहा था ईच केस। ओके, इसलिए आपको बोला जाता है, अगर आप लेबोरेटरी में जाते हो कभी भी, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में, कि सोडियम और पोटेशियम मेटल को पानी से रिएक्ट मत करवाया करो। क्यों? बिकॉज जब भी वो पानी से रिएक्ट करते हैं तो उनका जो रिएक्शन का स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है और विगोरस होता है, बहुत खतरनाक होता है, एक्सप्लोजन टाइप जैसा होता है। ठीक है, तो आप घर पे ट्राई मत करना, लेकिन अगर आप साइंटिफिक नॉलेज रखने की मतलब इंटरेस्ट रखते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बट इन यू कैन से कि
सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो आप देखोगे कि सोडियम पोटेशियम तुरंत रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और एक विगोरस रिएक्शन होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है। और ये हीट एनर्जी जब निकलता है तब अपना जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसलिए आपको एक फ्लेम भी दिखेगा, ओके, आपको फ्लेम भी दिखेगा। बहुत विगोरस रिएक्शन होता है पानी के साथ सोडियम और पोटेशियम का। और एक्सपेरिमेंट से ये भी देखा गया कि पोटेशियम के साथ जब पानी रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन का स्पीड सोडियम के साथ जब पानी रिएक्ट करता है उससे ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। ये साइंटिस्टों ने क्या किया है, उन्होंने ये नोटिस किया है एक्सपेरिमेंट करके कि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा पानी के साथ रिएक्शन उन जब होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है पोटेशियम का सोडियम से, ओके, पानी वाला रिएक्शन। और ऐसा उन्होंने कैसे किया, मतलब कैसे बताया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पोटेशियम के केस में हाइड्रोजन गैस और भी जल्दी आग पकड़ ले रहा था, मोर रैपिडली इन केस ऑफ पोटेशियम विथ वाटर। तो पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो सोडियम से भी जल्दी से आग पकड़ रहा था। तो इससे वो कह सकते हैं कि जल्दी आग पकड़ना मतलब क्या, कि रिएक्शन बहुत जल्दी हुआ जिससे कि बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ और जल्दी से हाइड्रोजन गैस ने आग पकड़ ली बिकॉज हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा था। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब होता है क्या, यहाँ पर मैंने एक बात लिखा है कि डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज लेस देन वाटर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जब भी डेंसिटी कम होता है पोटेशियम और सोडियम का पानी से, इसीलिए वो पानी के ऊपर के लेयर में तैरते हैं, ठीक है, नीचे डूबते नहीं हैं मेटल्स, इसलिए वो उछलते हैं पानी में। उछलने के बाद बहुत ज़ोर से एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, मतलब एक्सप्लोजन जब होता है तो ये उछलते रहते हैं। तो उछलने से आसपास बहुत वाइड एरिया पर ये स्प्रेड होता है, ठीक है, ये एक्सप्लोजन टाइप, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी परखना पड़ता है जब भी सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन बात आता है भाई कि ये जो मेटल्स है ये ठंडे पानी से इतना विगोरस रिएक्शन कर रहे हैं, ज़रा सोचो। ठंडे पानी का क्या होता है, ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होता है और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी इसका टू द पावर टू मतलब स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, घट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी घटना मतलब क्या, पार्टिकल्स का जो मोशन है मतलब मूवमेंट है वो बहुत धीमा हो जाएगा, ठीक है। उस धीमे मूवमेंट होने के बावजूद क्या हो रहा है, बोलो बोलो क्या हो रहा है, विगोरस रिएक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा है। मतलब कि इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पोटेशियम का जो रिएक्शन का जो स्पीड है वो सोडियम से ज़्यादा है, ओके। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कैसे बोला हमने, बिकॉज क्योंकि रिएक्शन बहुत विगोरस होता है तो हीट एनर्जी निकलता है और हीट एनर्जी निकलने से जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वो आग जल्दी पकड़ता है पोटेशियम के केस में। इस बात से साइंटिस्ट लोग ये कंक्लूड कर पाए, ठीक है। इसके बाद देखो कैल्शियम का, कैल्शियम के केस में क्या होता है, कैल्शियम भी ठंडे पानी से ही रिएक्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट कर पाता है, मतलब ये भी रिएक्टिव मेटल ही है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव तो पोटेशियम और सोडियम है, लेकिन रिएक्टिव के केस में भी कैल्शियम का नाम आता है। तो कैल्शियम जब ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है।
हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और हीट एनर्जी निकलती है। लेकिन लेकिन कैल्शियम के केस में जो हीट एनर्जी निकलता है, ठीक है, तो जो अपना हाइड्रोजन गैस है वो इस हीट एनर्जी को सेंस नहीं करता, मतलब सेंस करके अपना आग नहीं पकड़ता। ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इस वाले केस में बहुत, मतलब यू कैन से कि कम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इस केस में, कैल्शियम के केस में। लेकिन सोडियम पोटेशियम के केस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने के कारण बहुत अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेते हैं और यू नो द रिजल्ट्स। लेकिन कैल्शियम के केस में हमें कुछ अलग देखने को मिला। द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस डजंट कैच फायर। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है कैल्शियम के केस में, वो हीट एनर्जी के रिलीज होने के बावजूद भी फायर को कैच नहीं करते, फायर नहीं पकड़ते, आग नहीं पकड़ते, बल्कि जो हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस पर चिपक जाते हैं और इसको तैरने में मदद करता है पानी में। गजब है ना? मतलब हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं, सपोज ये मेटल्स है, ठीक है, ये मेटल है, तो ये बबल जो है ये कुछ ऐसे ऐसे लगे होते हैं सरफेस में, ठीक है, इस सरफेस कैल्शियम है ये, और कैल्शियम के सरफेस में ऐसे ऐसे बबल्स लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे बबल्स लगने से क्या हुआ? ऐसे बबल्स लगने से ये इस मेटल को, सपोज ये बीकर है, इस मेटल को डूबने से बचाता है, इसको फ्लोट करवाता है। इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। गजब है ना? तो इस जगह से हमें क्या पता चला? इस पार्ट से हमें ये पता चला, कोल्ड वाटर के पार्ट से, कि सोडियम पोटेशियम बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, ठंडे पानी के साथ भी, और पोटेशियम जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। मतलब पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है वो जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। मतलब कि पोटेशियम उस पानी के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस वाले केस में कैल्शियम का डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण से जब भी कैल्शियम पानी में डालोगे तो कैल्शियम उस बीकर के एकदम नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये नीचे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ये रिएक्ट करेगा। मतलब यू कैन से कि इसका जो रिएक्शन का जो स्पीड है वो, हाँ ठीक है, लगभग फास्ट ही कह सकते हो। तो बबल्स फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन के ऐसे ऐसे बबल्स फॉर्म होंगे। तो बबल्स फॉर्म होने के कारण जो मेटल है, ठीक है, उस मेटल के सरफेस पर ये चिपक जाते हैं, कैल्शियम के मेटल के सरफेस में, और इसको ये फ्लोट करवाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओके, एंड नो अदर मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। क्लियर है? सिंपल है। इसके बाद हम अभी देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हॉट वाटर। तो जब मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब भी हमें मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। बीच में और एक रिएक्शन होता है जिसमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। फिर मेटल ऑक्साइड फिर से पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होता है। ओके, नाउ मैग्नीशियम के केस में गर्म पानी के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है, तभी जाके मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, वरना वो ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम जब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट। ये वाला केस कैल्शियम के केस के साथ एकदम बराबर है। कैसे? बिकॉज इस केस में भी हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है वो आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, आग नहीं पकड़ता है, बिकॉज हीट उतना ज़्यादा नहीं निकलता है और हाइड्रोजन गैस का अमाउंट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता है अमाउंट, बिकॉज उतना ज़्यादा विगोरस रिएक्शन नहीं है, ठीक है।
यू कैन से दिस इज यू कैन से स्लाइटली रिएक्टिव, ये स्लाइटली रिएक्टिव के केस में आता है। ओके उतना ज़्यादा कैल्शियम सॉरी पोटेशियम सोडियम जैसा इतना रिएक्टिव नहीं है, लगभग थोड़ा बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, थोड़ा बहुत। इस केस में भी क्या होता है कि जो बबल्स होते हैं छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के जो बनते हैं, वो मैग्नीशियम के सरफेस में चिपक जाते हैं और इसको फ्लोट करवाने में मदद करता है। ओके इट्स एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अब मैग्नीशियम मेटल क्या करता है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है ये, ड्यू टू द टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड रिमेंबर कि सिर्फ मैग्नीशियम ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर पाता है, बाकी और भी कोई मेटल रिएक्ट नहीं करता है। ओके एंड देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्टीम। स्टीम मतलब जब पानी को तुम गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तब वो वाटर वेपर बन जाता है, उसी वाटर वेपर को हम कहते हैं स्टीम। ठीक है, अच्छा, तो जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं होता, तब मेटल ऑक्साइड ही सिर्फ फॉर्म होता है, याद रखना, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जब स्टीम जो कि गैशियस होता है रिएक्ट करता है तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में होता है, और हाइड्रोजन गैस और हीट निकलता है। लेकिन इस केस में भी जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो फायर को मतलब आग नहीं पकड़ता है। ओके, फिर जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक जब रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट। फिर आयरन भी रिएक्ट करता है वाटर क्या बोलते हैं इसको, वाटर वेपर मतलब स्टीम के साथ, तब यू कैन से फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस और हीट निकलता है। ठीक है, लेकिन ये हीट इतना सफिशिएंट नहीं होता है जिससे कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ सके। ठीक है, नाउ सोडियम नहीं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डोंट रिएक्ट विथ स्टीम। फिर साइंटिस्टों ने देखा कि भाई चलो देखते हैं कि क्या लेड, कॉपर एट्सेट्रा रिएक्ट करते हैं, तो उन्होंने देखा भाई नहीं करते हैं। ठीक है, स्टीम के साथ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, we can only arrange those metals that react with cold or hot water in decreasing order of their reactivity, which is पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज देखो पोटेशियम और सोडियम में जब हमने रिएक्शन करवाया उनको कोल्ड वाटर के साथ, तो हमने देखा कि पोटेशियम सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम के साथ वाटर का रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होता है। ऐसा देखा साइंटिस्टों ने, नोटिस किया कैसे, बिकॉज पोटेशियम के केस में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वो जल्दी से आग को पकड़ता है, मतलब सोडियम भी आग पकड़ता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस है वो भी आग पकड़ता है, लेकिन पोटेशियम के केस में वो आग पकड़ने का जो स्पीड है वो फास्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। और फिर सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे, बिकॉज देखो पोटेशियम सोडियम रिएक्ट कर रहे हैं ठंडे पानी से जिसका टेम्परेचर है लो, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है, उस कंडीशन में भी ये रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब समझो कि कितना ज़्यादा खतरनाक रिएक्टिव मेटल्स हैं। और दूसरी तरफ कैल्शियम जो है वो भी तो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ, है ना,
लेकिन कैल्शियम आग नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, कैल्शियम के केस में आग नहीं पकड़ रहा है कैल्शियम, बल्कि जो हाइड्रोजन गैस के टाइनी बबल्स है वो कैल्शियम के सरफेस में चिपक जा रहे हैं और इसको फ्लोट करवा रहा है, फ्लोट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में कोई आग नहीं पकड़ता है जो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई मतलब क्या, अगर ये पकड़ नहीं रहा आग, मतलब क्या कि रिएक्शन जो है बहुत धीमा है। रिएक्शन बहुत धीमा होने के कारण और हाइड्रोजन गैस भी उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ और हीट भी उतना ज़्यादा नहीं निकला, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जो है फायर नहीं पकड़ता, आग नहीं पकड़ता, डोंट कैच फायर। ठीक है, ओके। ले अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे ये हुआ। नाउ सो सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कैसे है? बिकॉज कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है ठंडे पानी के साथ जिसका टेम्परेचर लो है, काइनेटिक एनर्जी लो है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, काइनेटिक एनर्जी कम है। उस कंडीशन में भी कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम को गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा और भी फास्टर। ठीक है, तो उसको ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज़ हो, फास्ट हो। ठीक है, तब जाके ही सिर्फ ये रिएक्ट कर पाता है पानी के साथ। अगर उसको ठंडा पानी दे दिया जाए मैग्नीशियम को तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि मतलब कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है, जो कि एडवांटेजेस है इसका, लेकिन मैग्नीशियम वो नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, और यू कैन से मैग्नीशियम कैल्शियम से कम रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा थोड़ा थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज का अरेंजमेंट जो है वो बन रहा है धीरे धीरे, है ना, मज़ा आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई साहब हमने देखा था कि सोडियम पोटेशियम हवा के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट कर रहा है, रूम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर रहा है। नाउ ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। सोडियम पोटेशियम को हमने देखा था रूम टेम्परेचर में भी बिना किसी हीट दिए, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस में भी ये आराम से विगोरस रिएक्शन हमें दिखा रहा था, है ना। तो क्योंकि भाई इसको तुम रूम टेम्परेचर में ऐसे रख दो ओपन में तो ये रिएक्ट कर लेंगे, विगोरस रिएक्शन करेंगे। ठीक है और पानी में दोगे तो और भी रिएक्शन करेगा विगोरसली, आग पकड़ लेगा, है ना। अभी हमने देखा एग्जांपल में रिएक्शन में, है ना। तो इसीलिए इनको केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल में स्टोर किया जाता है। अब होता क्या है इसमें, तो ये जो केरोसिन और मिनरल ऑयल है ये एयर के सप्लाई को या फिर मॉइस्चर को क्या कर देता है, इसके सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एयर लिख देता हूँ, सप्लाई ऑफ एयर। एयर में मॉइस्चर भी होगा, ठीक है ना, एयर में क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा। तो एयर एंड मॉइस्चर लिख देता हूँ फिर भी मैं, एयर एंड मॉइस्चर। To prevent the supply of air and moisture, comma, they are kept in kerosene or mineral oil. ठीक है, तो मेन रीज़न यही है कि जिससे कि एयर का सप्लाई और मॉइस्चर के साथ उनका कांटेक्ट ना हो सके, इसी कारण से उसको केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, यही इसका मेन रीज़न। अभी एक और एग्जांपल भी है। ठीक, एक और अपना पास एक और मेटल है अपने पास जो कि है लिथियम। ठीक है, वो भी बहुत ख़तरनाक रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसको मुझे ऑक्सीजन के पार्ट में इंक्लूड करना चाहिए था। वेल कोई बात नहीं।
अच्छा, मैंने ये नहीं बताया था क्या? अच्छा, यहाँ से शुरू करना चाहिए था मुझे वीडियो। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी कोई बात नहीं है। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है देखो। ऑक्साइड्स लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर soluble इन वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो याद रखना है कि ऐसे भी कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज देखो, मोस्ट ऑफ द लिख के रखो। मोस्ट metal oxides are insoluble in water, ठीक है। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स ही पानी में इंसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ये कुछ गिने चुने सॉल्यूबल होते हैं, तो इनको तो आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था एक और मेटल की जो ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे कि लिथियम। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, lithium metal is also very reactive। ठीक है, इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। ठीक है, और इसको भी केरोसिन में स्टोर किया जाता है। इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन और मिनरल ऑयल। ठीक है, जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, इसको भी क्या बोलते हैं, उसको स्टोर किया जाता है अपने केरोसिन में या फिर मिनरल ऑयल में। ठीक है, जिससे कि इसको ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा चीज़ों से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है उसके सप्लाई से। ठीक है, ये मुझे अब याद आया तो बता दिया। इसके बाद स्टीम के साथ हो गया था कंक्लूजन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ, एल्यूमिनियम इज़ ए हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। व्हाई इज इट सो? तो एल्यूमिनियम भी एक रिएक्टिव मेटल है, आपने देखा। ओके, ये भी एक रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी इसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ क्यों किया जाता है, मतलब सॉरी, कुकिंग करने के लिए जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, उस यूटेंसिल्स को एल्यूमिनियम का यूज़ करके बनाया जाता है। बट वाई? हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा, PSC मैजिन, तो देख सकते हो एल्यूमिनियम लगभग रिएक्टिव ही है। ओके, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव होने के बावजूद इसको क्यों यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है? इसका मेन रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम एक हीट का गुड कंडक्टर है, हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और इसका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये पिघलता बहुत दूर से है, पिघलता बहुत देरी करके है। जैसे कि आयरन का था, बहुत ज़्यादा आयरन का था 1083 डिग्री सेल्सियस समथिंग। ठीक है, और कॉपर का भी अच्छा खासा ही था। जस्ट लाइक दैट एल्यूमिनियम का भी एक अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा खासा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो उसी कारण से ये जल्दी मेल्ट होगा नहीं, पिघलेगा नहीं जल्दी से हीट देने पर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव एंड अनरिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इटसेल्फ। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कि कोरोशन वाले पार्ट में कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एरोप्लेन बनाने में यूज़ किया जाता है। बिकॉज जब भी कोरोशन होता है तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है, और ये बंदा इतना अच्छा है कि ये फर्दर कोरोशन को प्रिवेंट करता है।
प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन, वेरी वेरी गुड ऑक्साइड, वेरी वेरी ओविडियन ऑक्साइड, ठीक है, बहुत अच्छा ऑक्साइड है कि ये कोरोशन होने के बाद एक प्रोटेक्टिव और अनरिएक्टिव लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो फर्दर कोरोशन मतलब और कोरोशन होने नहीं देता। बहुत अच्छी बात है ये। और इसी कारण से एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है, जिस बर्तन को हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं, मतलब खाना पकाने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा जी, तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर पाए कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम किस रिएक्टिविटी ऑर्डर में है। बाकी का हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स में। इसमें हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ, मतलब बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बाकी वाटर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन डाइल्यूट के साथ फिर से करते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक बात है, द मोर रिएक्टिव मेटल्स डोंट रिएक्ट विद द सेम विगर with acids and it can be understood in terms of the rate of the effervescence of H2। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सेम विगर मतलब यू कैन से तीव्रता, स्पीड, तीव्रता नहीं कहूँगा इसको मैं, स्पीड कह सकता हूँ, रेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, खतरनाक तरीके से उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा हर एक मेटल। मतलब अगर पोटेशियम बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है तो सोडियम उतना खतरनाक तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कैल्शियम भी उतना खतरनाक तरीके से नहीं करेगा रिएक्ट, मैग्नीशियम उतना नहीं करेगा खतरनाक तरीके से, एल्यूमिनियम उतना खतरनाक तरीके से नहीं करेगा। ओके, अब ये कैसे समझ में आएगा, हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ एफरवेसेंस। मतलब आपने देखा होगा कोका कोला पेप्सी जब आप खाते हो तो जब उसके ढक्कन को आप खोलते हो तो एक श करके एक आवाज़, ठीक है, बबल्स अचानक से दौड़े चले आते हैं उसके कैप की तरफ, ठीक है, निकलने के लिए, उसी को हम कहते हैं एफरवेसेंस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस का रेट कितना है, मतलब कितना जल्दी वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं, एफरवेसेंस जो बबल्स होते हैं उसके मतलब स्पीड को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा थोड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा जल्दी से बबल्स निकलने की कोशिश करते हैं मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, अगर बहुत कम बबल्स निकलते हैं मतलब बहुत कम रिएक्टिव है। तो मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। ये हमने चैप्टर 2 एसिड्स बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। फिर से रिकैप करने वाले हैं। यहाँ पर देखो सिंपल सा है, जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब जो बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, वो कुछ इस ऑर्डर में होंगे। तो देखो एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस का भी हो सकता है, और हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के एफरवेसेंस की बात करेंगे कि कितना जल्दी से हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्म होकर क्या हो रहा है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा, मैग्नीशियम में ज़्यादा बबल्स फॉर्म हुए हैं, एल्यूमिनियम थोड़ा कम, जिंक में और कम, आयरन में और कम, और लेड में और कम, ठीक है। मतलब कि मैग्नीशियम ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाइल्यूट फॉर्म से रिएक्ट किया तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हुए वो सबसे ज़्यादा था। फिर एल्यूमिनियम में थोड़ा कम फॉर्म हुआ, जिंक में तो और भी कम, आयरन में और भी कम, और लेड में और भी कम, ठीक है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब जितना हीट इवॉल्व होगा वो भी कम होता जाएगा, ठीक है, वो भी कम होता जाएगा। तो तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से तो देख सकते हो कि जब टेस्ट ट्यूब्स में, इस टेस्ट ट्यूब में भी हाइड्रोक्लोरिक है, इसमें भी है, ठीक है।
और 6 टेस्ट ट्यूब्स में, एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम, एक टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम, एक में जिंक, आयरन, लेड और बाकी में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को डाला गया। ठीक है, और उनको सारे के सारे मेटल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया। तो पाया गया कि क्या किया गया कि 30 सेकंड तक इंतज़ार किया गया, मेटल्स को डाला गया सेम टाइम पर, सबके अंदर सेम टाइम पर, ओके, एट द सेम टाइम। तो T0 सेकेंड्स से लेकर T30 सेकेंड्स तक, मतलब 30 सेकेंड्स तक रखा गया मेटल्स को। ठीक है, मतलब देखा गया 30 सेकेंड्स तक क्या कितना रिएक्शन होता है। तो 30 सेकेंड्स तक जब रिएक्ट हुआ तब हमें देखा कि मैग्नीशियम के टेस्ट ट्यूब में, मैग्नीशियम वाले टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा बबल्स फॉर्म हुए हैं, एल्यूमिनियम में उससे थोड़ा कम, जिंक में उससे थोड़ा कम, और आयरन में उससे थोड़ा कम, फिर लेड में और भी कम, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनमें कोई बबल फॉर्म हुआ ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन के कोई भी बबल्स फॉर्म हुआ नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन याद रखना कि सेम अमाउंट में डाला गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सेम कॉन्सेंट्रेशन का है। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का होगा तो अलग अलग रिजल्ट मिलेगा आपको, इसलिए सेम अमाउंट में डाला गया। सपोज 500 ml, सपोज 1 लीटर, या फिर 250 ml, ठीक है, सेम होगा सब में, और कंसंट्रेशन भी बराबर होगा, सब में डाइल्यूट ही होगा। एक किसी में भी थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट, थोड़ा ज़्यादा कम डाइल्यूट, थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट, थोड़ा कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हिच मेटल रिलीजेस मोर बबल्स इन 30 सेकेंड्स। तो हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, सॉरी हाइड्रोजन बबल्स रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस के। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो ज़्यादा बबल्स, मतलब ज़्यादा एफरवेसेंस दिखाएगा, ज़्यादा बबल्स उसमें फॉर्म होंगे हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये इनमें से, इन 6 में से, इन 6 टेस्ट ट्यूब में से। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम का इससे कम, मतलब ये ज़्यादा, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ऐसे करके, लाइक दैट। तो मैग्नीशियम में ज़्यादा हुआ तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम में थोड़ा कम, फिर जिंक में और भी कम, आयरन में और भी कम, ऐसे करते करते कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम में तो कोई बबल फॉर्म ही नहीं हुआ, मतलब ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, एटलीस्ट लेड में तो हो रहा था बबल्स थोड़े थोड़े, लेकिन इसमें तो हुआ ही नहीं, मतलब कि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने दिखा, क्या दिखा हमें ये दिखा, ये वाला पार्ट दिखा हमें कि मैग्नीशियम में ज़्यादा बबल्स फॉर्म हुए, फिर एल्यूमिनियम में इससे कम, जिंक में इससे कम, आयरन में इससे भी कम, और लेड में इससे भी कम। ठीक है, ऐसे बबल्स हमें देखने को मिले। नाउ यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑलमोस्ट बनने वाला है। कैसे? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, फिर लेड। ओके, we can also identify the most reactive metal by placing a thermometer. The one in which the maximum rise in temperature is seen is giving the reaction at a faster rate in the same amount of time. या फिर आप एक काम कर सकते हो कि हर एक टेस्ट ट्यूब में थर्मोमीटर डाल दो, डालने के बाद जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो क्या कर रहा होगा, ज़्यादा फास्टर रिएक्ट कर रहा होगा, जिससे कि जल्दी जल्दी हीट निकल रहा होगा, है ना। और जल्दी हीट निकलेगा मतलब क्या, थर्मोमीटर जल्दी से तुमको रीडिंग दिखा देगा। ठीक है, एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने सोडियम पोटेशियम क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज सोडियम पोटेशियम जब रिएक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है, तब वो विगोरस रिएक्शन होगा, तब भी ये विगोरस रिएक्शन ही होगा। तो इसलिए इनको और करवाया नहीं जाता, क्योंकि पता है इनको पता है कि सोडियम पोटेशियम का जो रिएक्शन होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए इनसे दूरी रखा गया है। ठीक है, रिएक्शन करवाया जाता है, लेकिन उनको ऑलरेडी पता चल चुका है हमें कि इतना तक हमारा रिएक्टिविटी सीरीज बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ तुम रिएक्ट करवाओ भी तो तुमको रिजल्ट तो ऐसे ही मिलेगा ना। तुम अगर एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाओगे तुमको यही
रिजल्ट मिलेगा कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इसलिए टाइम ज़ाया ना करके उन्होंने मैग्नीशियम से शुरू किया। ओके, देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है शायद कि यहाँ पर नो बबल्स होने का कारण क्या है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। तो मान लेते हैं कि कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट वाला, ठीक है। तो क्या होगा? नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से नहीं हटा पाएगा, सो नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो बबल्स का खाक फॉर्म होंगे क्या? नहीं होंगे ना, तो ज़ीरो बबल्स, नो बबल्स। ओके, नो बबल्स। ओके, यहाँ से हमारा आधा रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका अरेंजमेंट हो चुका है लगभग। नाउ क्वेश्चन अराइजेस। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है? What happens if the reaction takes place in presence of dilute HNO3? हमने देखा था चैप्टर 2 एसिड बेस में, मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसमें एक एक्सेप्शन था नाइट्रिक एसिड का। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, वो जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है सॉल्ट के साथ, उस हाइड्रोजन को वो कर देता है ऑक्सीडाइज करके वो बना देता है इसको वाटर, और साथ ही साथ वो खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद रिड्यूस होकर वो एक ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि होता है NO2 N2O, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन था। क्या था? कि दो M नाम के मेटल्स, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये नाइट्रिक एसिड के साथ नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था, तो इसको आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ नाइट्रिक एसिड नॉर्मल रिएक्शन करेगा, जो वो करता आ रहा है कि जो नॉर्मल बाकी के एसिड भी करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर बाकी के मेटल्स हुए, अदर मेटल्स अदर देन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, तब क्या होगा? तब मेटल प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइजेस, ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीडाइजेस होगा। ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस टू वाटर and itself reduces to any of the oxides. It can be nitric oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, कोई सभी एक हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब वो दूसरों को क्या कर रहा है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज एक्वा रिजिया? अभी एक्वा रिजिया क्या है भाई साहब? एक्वा रिजिया मतलब, इस टर्म का मतलब क्या है? एक्वा रिजिया का जो लैटिन मतलब है, लैटिन में इसका मतलब होता है रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर। And it is a mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio 1:3 by volume. Okay. तो एक्वा रिजिया जो होता है ये एक्चुअली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही एक मिक्सचर होता है, जिस मिक्सचर का रेशियो क्या होता है 1:3 बाई वॉल्यूम। मतलब
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होगा और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट्स होगा बाय वॉल्यूम। ठीक है। मतलब अगर 25 ml नाइट्रिक एसिड हुआ तो 75 ml का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा कंसनट्रेटेड। ठीक है जी। अच्छा, और इसका जो स्पेशलिटी है कि इट इज़ अ वेरी वेरी हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। अब फ्यूमिंग मतलब क्या? फ्यूमिंग मतलब आप देखोगे कि गैस कुछ यू कैन से कि फ्यूम्स, यू कैन से कि विजिबल स्मोक की तरह निकलता है। आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी के साइलेंसर के पीछे आप खड़े रहोगे तो देखोगे कि एक स्मोक की तरह कुछ निकलता है वहाँ से। ठीक है, जस्ट लाइक दैट दिस इज़ ऑल्सो ए फ्यूम, वन टाइप ऑफ फ्यूम। ओके। तो ये फ्यूम्स निकलती है इस वाले मिक्सचर से। अब इसकी खासियत बात है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीएजेंट्स दैट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ये बंदा इतना खतरनाक है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम तक को भी डिज़ोल्व कर लेता है, डिज़ोल्व कर देता है। ये इतना खतरनाक है ये। ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअली एक्वा रिजिया का यूज़ किया जाता है गोल्ड प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, ये नहीं, चकमाका नहीं, यू कैन से कि न्यू करने के लिए, लाइक दैट, चकमकाने के लिए, यू कैन से चकमकाने के लिए, या फिर कह सकते हो कि इसको नया बनाने के लिए भी कह सकते हो। नया मतलब वैसा, मतलब केमिकल चेंज नहीं करने का, मतलब कि होता है कि ये होता है कि अपना जो क्या बोलते हैं इसको इस गोल्ड को एक्वा रेजी में डिज़ोल्व किया जाता है। तो गोल्ड के ऊपर, ठीक है, आपने देखा होगा कि गोल्ड जब कंटिन्यूस बहुत सालों से यूज़ होता है तो उसके ऊपर एक डल लेयर फॉर्म हो जाता है ना, उसका अपीयरेंस डल हो जाता है। तो एक्वा रेजी क्या करता है, वो उस डल लेयर को डिज़ोल्व कर लेता है और अंदर का जो शाइनी लेयर होता है, छुपा होता है वो डल लेयर के नीचे, वो एक्सपोज होता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड जो है वो ज़रा नया नया हो गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसके बाहर के लेयर को डिज़ोल्व करके ले जाता है। ओके। तो इसको डिज़ोल्व करने, गोल्ड को नया बनाने के लिए, शाइनी करने के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। अभी एक और बात मुझे यहाँ पर याद आया, जब मैंने यहाँ पर पानी से रिएक्ट करवाया था, है ना, कुछ मेटल्स को, तो यहाँ पर आयरन का केस एक एक्सेप्शन होगा। ठीक है, आयरन का केस एक एक्सेप्शन होगा। क्यों? बिकॉज आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तब फॉर्म होता है Fe3O4, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। वेट, मैंने गलत बोल दिया, ये परफेक्ट था, सॉरी। ये परफेक्ट था, बल्कि स्टीम की नहीं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब। ठीक है, जब नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब की बात कर रहा हूँ। रुको, यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिख देता हूँ, कहीं भी जगह है तो। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ एक एक्सेप्शन, कि जब आयरन पानी के साथ रिएक्ट करता है तब फॉर्म होता है Fe3O4। स्टीम के साथ तो ठीक ही है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन पानी के साथ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसे हम कहते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। और ये होता है
आपको मैंने बोला था कि ये ओर के फॉर्म में होता है, जिसको हम खोद के निकालते हैं ज़मीन के अंदर से। मतलब हमारे जो अर्थ के क्रस्ट में ये इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, ऐसे फॉर्म में। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है FeO.Fe2O3, ठीक है। और इसे हम कहते हैं मैग्नीटाइट फॉर्म। ओके, मैग्नीटाइट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो स्टीम के साथ छेड़छाड़ी नहीं, बस पानी के साथ रिएक्ट, ओके, नॉट स्टीम। इसके बाद ये तो आपको बचपन से पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाला कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, खास नहीं है इसमें कुछ। तो देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। तो जब एक मेटल ए दूसरे एक मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो मेटल ए मेटल बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है और वो खुद उस जगह पर बैठ जाता है, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन ऑफ lead with copper chloride solution. When a strip of lead metal is introduced in the blue green solution of copper chloride, याद रखना कॉपर क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू ग्रीन होता है या फिर ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन। अगर स्पेलिंग लिखने में गलत आता है कि ब्लूइश वाला स्पेलिंग नहीं आता तो कोई बात नहीं, ब्लू ग्रीन लिख सकते हो। द सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड इज कलरलेस, याद रखना, ठीक है। कुछ कलर्स याद रखने पड़ेंगे आपको। तो कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू ग्रीन और लेड क्लोराइड का कलर होता है कलरलेस। तो जो कॉपर क्लोराइड का सल्यूशन है उसमें जब तुम एक लेड मेटल का जो स्ट्रिप डाल देते हो, तब वो जो कॉपर क्लोराइड का ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन में बदल जाता है, बिकॉज लेड ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो देख सकते हो इसका रिएक्शन, लेड मेटल है, सॉलिड है, डाल दिया तुमने सॉल्यूशन वाले एक और सॉल्यूशन में, तब इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसकी जगह से, सॉल्यूशन से, सॉल्ट सॉल्यूशन से, और वो खुद उसमें बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि रिएक्टिविटी ऑफ लेड इज़ ग्रेटर देन कॉपर, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो लेड का रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, बिकॉज पहले साइंटिस्टों को पता नहीं था ये सब बात, ठीक है। उन्होंने रिएक्शन करवाया कि देखते हैं ना कि क्या होता है कॉपर क्लोराइड में लेड डालने के बाद क्या होता है। तो देखा कि भाई कॉपर का ब्लू ग्रीन कलर चला गया, भाई उड़ गया। तो उन्होंने देखा और समझा कि भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब लेड ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, और ये है भी, इट इज़ इंडीड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए तो वो उसको डिस्प्लेस कर पाया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि लेड तो भाई साहब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर एक और बात, ये बातें याद रखना, कॉपर नाइट्रेट जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो नो रिएक्शन, कॉपर नाइट्रेट जब गोल्ड के साथ रिएक्ट करता है तो नो रिएक्शन। साइंटिस्टों ने देखा कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने, ये तो हमें अभी पता है कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ओके। लेकिन कॉपर सिल्वर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा सकता है, कैसे? रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। When a strip of copper metal is introduced in the colorless solution of silver nitrate, याद रखना सिल्वर नाइट्रेट का कलर होता है, सोल्यूशन का कलर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। द सोल्यूशन स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। हमें पता है कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉपर सल्फेट, इट इज़ कॉपर नाइट्रेट, याद रखना, ठीक है। आई गेस मैंने आपको बता दिया था कॉपर नाइट्रेट का कलर ब्लू होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का तो ब्लू ही होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर नाइट्रेट का भी ब्लू होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखो रिएक्शन देख सकते हो, कॉपर ने जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, इसको इस सिल्वर ने हटा दिया, खचक कर दिया, इसको भगा दिया, अब वो खुद बैठ गया यहाँ पर। तो ये कलरलेस था पहले ये सोल्यूशन, और फिर बन गया ब्लूइश कलर का। तो साइंटिस्टों ने रिएक्शन करवाया और देखा कि भाई ये तो
बवाल चीज़ है। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब कॉपर का रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ इंडीड। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई कॉपर का तो रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, तभी तो कॉपर ने इसको रिप्लेस कर दिया अपने सॉल्ट सोल्यूशन से, अपने घर से इसको हटा मतलब बाहर निकाल दिया, है ना। अब इस फर्स्ट केस से और इस थर्ड केस से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट केस में सिल्वर कॉपर को उसके जगह से नहीं हटा पाया, लेकिन थर्ड केस में कॉपर सिल्वर को उसके घर से हटा सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 we concluded, sorry 1 and 3 we concluded that copper is more reactive than silver, ठीक है, दोनों केस से। और सेकंड केस में क्या था कि गोल्ड जो था वो कॉपर को उसके घर से नहीं हटा पाया, मतलब क्या, कॉपर उससे ज़्यादा ताकतवर है तभी तो नहीं हटा पाया। तो सेकंड केस से हम कह सकते हैं कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो यहाँ से हमें एक चित्र बनते हुए पता लगता है क्या कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड गोल्ड। अभी एंड लिखने का क्यों मतलब है, मैंने सिल्वर को पहले क्यों नहीं लिखा, गोल्ड को बाद में क्यों नहीं लिखा, या फिर पहले गोल्ड को क्यों नहीं लिखा फिर बाद में सिल्वर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हमें अभी भी कन्फ्यूजन में है कि सिल्वर और गोल्ड के बीच में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये हम अभी पता लगाएंगे। देखो, सिल्वर इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कॉम्बाइंड स्टेट। तो देखो, सिल्वर जो है वो अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, फ्री स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट, और कंबाइंड स्टेट मतलब क्या, कॉम्पाउंड के स्टेट में। दोनों ही स्टेट में सिल्वर हमको मिलता है, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट के तौर में भी मिल जाता है या फिर वो किसी के साथ कॉम्पाउंड में भी मिल जाता है। कॉम्पाउंड में मतलब किसी एक के साथ किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, कॉम्बाइंड में है, कंपाउंड फॉर्म में है। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है, गोल्ड सिर्फ और सिर्फ अकेला फ्री स्टेट एलिमेंटल स्टेट में है, वो अकेला है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई सिल्वर जो है वो कॉम्बाइंड स्टेट में भी है, मतलब क्या, मतलब वो ज़मीन के अंदर भी किसी के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्पाउंड बना लेता है वो, है ना, वो ज़मीन के अंदर भी किसी के साथ किसी ना किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड कब बनेगा, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो कंपाउंड बनेगा, इसके बिना वो बनेगा क्या कंपाउंड, नहीं। मतलब कि सिल्वर इज एम्बीवर्ट, मतलब इंट्रोवर्ट भी है, नहीं सॉरी, हाँ भाई ठीक है, एम्बीवर्ट लिखो, एम्बीवर्ट मतलब क्या, इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है। इंट्रोवर्ट क्यों, बिकॉज वो फ्री स्टेट में है, अकेला रहता है, और एक्सट्रोवर्ट क्यों, बिकॉज वो कंबाइंड स्टेट में भी है, मतलब किसी के साथ दोस्ती करके भी वो है। कंबाइंड मतलब क्या, किसी के साथ दोस्ती में, किसी के साथ बॉन्ड में है, कंपाउंड बनाकर है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाना कब पॉसिबल है, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड फॉर्म में भी हमें मिलता है वो अर्थ के क्रस्ट में, मतलब क्या कि वो रिएक्ट करता है। लेकिन गोल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट में ही है, फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट में ही है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोवर्ट है, वो किसी के साथ बात नहीं करता, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो कंपाउंड स्टेट के साथ किसी में भी नहीं है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो लेस रिएक्टिव है दैन सिल्वर, बिकॉज सिल्वर तो रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा था, कंपाउंड बना के वो रह रहा था ज़मीन के नीचे। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट रिएक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ गोल्ड, हो गया। एंड यहाँ से हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये पूरा का पूरा बन जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बन जाता है, ठीक है। अब समझ में आया कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ बना, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखो, पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम तक हमें इनके रिएक्टिविटी के बारे में पता कैसे लगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के रिएक्शन से ही हमें पता चला कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। फिर बाकी का कैसे पता चला? बाकी का हमें डाइल्यूट एसिड के साथ पता चला, ठीक है, एल्यूमिनियम से मेनली। मैग्नीशियम भी था, लेकिन मैग्नीशियम का हमें कोल्ड और हॉट वाटर के साथ तभी पता चल गया था, है ना। फिर एल्यूमिनियम से लेकर लेड तक जो पता चला वो कैसे? डाइल्यूट एसिड के रिएक्शन से। बबल्स याद करो, हाइड्रोजन गैस की बबल्स सबसे ज़्यादा किस में फॉर्म हुए थे? मैग्नीशियम में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर जिंक में, फिर आयरन, निकल भी होता तो होता, ठीक है, टीन, लेड इतना तक। फिर हाइड्रोजन आया इसके बाद। बाकी कॉपर से लेकर प्लैटिनम तक कैसे पता चला? कि reactions of metals with the salt solutions of other metals and occurrence of silver and gold in the earth's crust। अब यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इस वाले पार्ट का, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ये कैसे पता चला? कैसे पता चला? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। याद करो, कॉपर सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर रहा था, गोल्ड को भी डिस्प्लेस कर रहा था, मतलब वो दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और सिल्वर और गोल्ड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कैसे पता चला? सिल्वर अर्थ के क्रस्ट में कॉम्बाइंड स्टेट में भी है, कॉम्पाउंड बनाकर भी है और सिंगल भी है। तो कॉम्पाउंड बनाया कैसे? उसने रिएक्ट करके बनाया होगा। तो अर्थ के नीचे भी वो रिएक्ट कर रहा था, लेकिन गोल्ड सिर्फ और सिर्फ अकेले था, सिंगल था, इंट्रोवर्ट था वो, है ना। मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तभी तो कॉम्पाउंड नहीं बन रहा था, वो कॉम्पाउंड स्टेट में नहीं था, कंबाइंड स्टेट में नहीं था। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि भाई सिल्वर रिएक्ट कर रहा था, मतलब क्या वो गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अच्छा जी, हो गया। तो ये हो गया अपना रिएक्टिविटी सीरीज़ कंप्लीट। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे, और फिर क्या करें, टाटा बाय बाय कर देते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।